अभी हमने देखा था कि नीट का पेपर लीक हो गया था, कुछ टाइम पहले की बात है। तो इन सब चीज़ों का रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और रीज़न क्या है? एक्चुअल में है क्या कि एनटीए जैसी संस्था हमारे देश में बनी हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये एग्ज़ाम अधिकतर वही कंडक्ट कराती है। तो होता क्या है, एक तो ये सोशल मीडिया ने सब चीज़ों को सत्यानाश कर दिया। दूसरे, हमारे देश में चीज़ों का बैकडोर जल्दी ढूंढा जाता है कहीं भी। कुछ जो ये प्राइवेट स्कूल जैसे बने हैं, ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स इतने बने हैं। वो कोचिंग सेंटर्स मोटी मोटी फीस लेके गारंटी देते हैं कि हम आपका ये एग्ज़ाम क्रैक करा देंगे, हम गारंटी इस बात की देते हैं। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। अब अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने कोई गारंटी ली है तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेज ढूंढेगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और कोई भी सरकारी संस्था है वो अपने आप में तो सब कुछ करने में सक्षम नहीं होती। वो कहीं ना कहीं ठेके पर कोई चीज़ देती है कि भाई कहीं प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट भी होगा, फिर ट्रांसपोर्ट भी होगा, फिर उसमें कितनी मशीनरी इन्वॉल्व होगी। अब उस मशीनरी में लगे हुए लोग अपने आप में कितने ईमानदार हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो कितनी सीरियसनेस के साथ इसको ले रहे हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई कोई भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। आप देखिए कितनी विडंबना है कि कोई भी सरकारी एग्ज़ाम निकलता है, कुछ भी होता है, बच्चे पेपर दे के आते हैं और पता चलता है पेपर तो लीक हो गया, कैंसिल हो गया, दोबारा हो जाए। पीसीएस बिहार का भी ये रिजल्ट हाँ, आया है। सब यही हो रहा है। अभी इतना बुरा हाल था, मेरे डिस्कशन में एक लोग के साथ रिजल्ट रुक गया। हाँ, जो कुछ सब जगह यही हाल है। इसमें हम किसी एक के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, सब जगह यही हाल है कि हमारी जितना भी मशीनरी है, जितना भी सिस्टम है, वो इस सब को मैनेज करने में टोटली फेल हो रहा है। लेकिन उन बच्चों के साथ वाकई बहुत मतलब अनफेयर है ये कि जो सच में मेहनत करे जा रहे और आज ये एग्जाम अच्छा हो गया, ओके ठीक है बहुत अच्छा, मैं तो अच्छा दे के आई, लेकिन क्या मतलब कि लीक हो गया, भाई चलो अब कोर्ट में चलते हैं। आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं, पीछे नीट का जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी कि एज ए पेरेंट मेरी चिंता सिर्फ यही नहीं है कि मैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस अरेंज करूं, उसकी कोचिंग की फ़ीस अरेंज करूं, उसको एग्ज़ाम दिलाने ले जाऊं। आज के पेरेंट को वकील भी बनना पड़ रहा है, क्योंकि जब पेपर लीक होगा या नंबर उल्टे पुल्टे तरीके से मैनेज किए जाएंगे तो फिर मैं कहाँ किस जगह जाके अपना दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तो ये तो सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर लेना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से जो यंग जनरेशन है, जो युवा भारत है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे अगर बात करें लड़कियों की, अब उनके पास तो इतना ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो अपने भारत में शादी का प्रेशर आ जाता है। कुछ लड़कियों की अगर बात हटा दी जाए, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनकी अगर बात हटा दी जाए, पेरेंट्स भी हैं कि ठीक है हमारा बच्चा जब तक नहीं कहेगा हम शादी के लिए, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ ये फेस करना पड़ेगा, भाई तुम इतने साल की हो गई हो, अब तुम्हारी शादी करनी है। अब अगर वो बेचारी ने 5 साल दिया पेपर और उसमें 2 साल चलो उसका हुआ नहीं, और 2 में 1-2 साल अगर इस चक्कर में अटक गया, करियर तो बिल्कुल यही हो रहा है। इन चीज़ों के लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, हमारे कोर्ट को भी और हमारी सरकारों को भी, कि ये पेपर लीक वाला सिस्टम पूरे देश में बंद हो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको तुरंत सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। 1-2 उदाहरण ऐसा सेट किया जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत किसी की हो ही ना, क्योंकि इस सब के थ्रू भी धीरे धीरे जो देश का युवा है ना, उसका विश्वास उठता जा रहा है। अब इन पढ़ाई लिखाई से, सामाजिक संस्थाओं से, पेपर बनाने वाले लोगों से, पेपर चेक करने वाले लोगों से, फिर रिक्रूटमेंट देने वाले लोगों से उनका विश्वास उठता जा रहा है। तो आप एक कैसी फौज तैयार कर रहे हैं? अगर आपका देश का युवा 12th करने के बाद कोई एग्ज़ाम देने निकलता है और उस एग्ज़ाम में उसे पता चलता है इतना भ्रष्टाचार है, तो जो वो 12वीं तक स्कूलों में किताबों में पढ़ के आया उसकी तो फिलॉसफी पूरी चेंज हो जाती है। तो उसको वो सच्चाई पता चलती है और उस सच्चाई से फिर कुछ तो कवर अप कर जाते हैं, कुछ बैक मार जाते हैं, और वो बैक मारा हुआ युवा कहाँ जा रहा है मेरा, फिर
फिर मैं बात करती हूँ कभी पत्थरबाजों की, कभी नक्सलियों की, कभी चोर उचक्कों की, कभी चेन स्नैचर्स की, कभी ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की। सही रास्ता तो नहीं है, सही रास्ता नहीं है। आप देखिए जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई बच्चा बीटेक मिलता है, कोई बच्चा एमसीए मिलता है, कोई बच्चा हाई एजुकेशन। तो अगर उस बच्चे को मैं उस टाइम पे सही नौकरी कहीं दिला पाऊँ तो शायद मैं उन सब चीज़ों को भी बचा पाऊँगी। और ये रीज़न यही है, हम सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हुए हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं सबको बता पाऊँ कि एक तो मेरी वर्थ क्या है, बस, और दूसरा मैं झेली हूँ, मैं बदले वाली भावना जब आती है ना। और वाकई में बताऊँ, अगर जो वाकई बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए और उन्होंने चूज़ कर लिया गलत बात, फिर तो वो ड्रास्टिक चेंज ले आते हैं। ये तो है, स्कैम्स और ये और सारी चीज़ें एक जो है बहुत बड़ा भूत बनकर निकलते हैं और उनको संभालना भी मुश्किल होता है। तो फिर से वहीं वापस चलते हैं अपनी बात पर कि पहले मुझे अपने आप को सुधारना होगा, धीरे धीरे चेंज आता चला जाएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है ना, फिर उसको उसकी अपनी खुद की समझ, वो वहाँ जहाँ एक एटमॉस्फेयर में रह रहा है वहाँ की समझ, हाँ, वो सब इतना एक तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी सरकारों को बंद करनी पड़ेगी कि बच्चे कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद उसमें हुई धांधलियों पर जब उंगली उठाते हैं तो उनको एड्रेस करने में हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। हम और आप रोज़ टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि जिन्होंने टीचर बनने के लिए पेपर दिया वो धरना दे रहे हैं और पुलिस ने उन पर लाठियाँ भांज दी। हाँ 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 हाँ। तो इस सारे सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तभी पढ़े लिखे युवा को हम सही एक दिशा दे पाएंगे और पढ़ाई लिखाई के थ्रू अच्छा कैरियर बन पाए, इसमें विश्वास जगा पाएंगे। अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे तो फिर हम देख ही रहे हैं कि हो क्या रहा है कि ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या वो कितनी ज़्यादा हो रही है। और जब सही रास्ते से लोग नहीं पहुंचते तो फिर डंकी रूट अपनाते हैं और फिर बेड़ियां हाथ में लगा के हमारे देश में वापस भेजे जाते हैं, जिससे हम सब परेशान होते हैं। तो हमें अपने ये मैं मतलब अपील करना चाहूँगी सरकारी सिस्टम से जुड़े सभी लोगों से कि अगर आप एक संस्था से नहीं संभाल पा रहे हैं सारे पेपर तो आप अलग अलग संस्था बना दीजिए। हाँ। अलग अलग कि भाई इस एग्जाम को ये कंडक्ट करे, इसको ये कंडक्ट करे, इसको ये कंडक्ट करे, और उनको अलग अलग जो भी एजेंसीज को दिया जा रहा है उन पे फुल वॉच रखिए। और अगर कहीं भी कुछ भी रिसाव होता है तो उसका तुरंत संज्ञान लेकर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। 2-4 जगह ऐसे एक्शन लिए जाएंगे तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। जैसे अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार है, धर्म के नाम पे और सारी क्राइम के नाम पे एकदम अलर्ट है। एक फ़ोन कॉल पे एक्शन हो रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि अब एजुकेशन में भी ये चीज़ होगा, उस पर भी होगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। और उम्मीद तो ये है, सबकी उम्मीद इसी सरकार से है। नहीं बिल्कुल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक हम चीज़ों को नहीं सुधार सकते। और सारी ही चीज़ों को सुधारने का माध्यम शिक्षा ही है। आप शिक्षा को सुधार लीजिए। हम नारा दे रहे हैं कि KG to PG, उस KG के प्राइमरी स्कूल को भी सुधार लीजिए और उस PG की यूनिवर्सिटीज़ को भी सुधार लीजिए, तो सारा देश अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि एजुकेशन ही जो है वो नए रास्ते खोलती है, दिशा देती है, आपकी अवधारणा बनाती है, आपकी मानसिकता बदलती है। और एक तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कभी चेंज होगी, कि ये जो पॉलिटिशियंस है ना, पहले तो इनका भी एजुकेशन सिस्टम ठीक किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। इतना तो होना। आप ये बताइए, IAS बनने के लिए इतना टफ एग्जाम होता है? वो एक अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। IAS एग्जाम, UPSC तो छोड़ दीजिए। आप देखिए तो किसी ऑफिस में 4th क्लास की भर्ती अगर निकलती है तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लोग अप्लाई करते हैं। अब हमारे के लिए कोई क्वालिफिकेशन, अब हमारे देश में जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप उनका चेक करिए। कोई कह रहा मैं तो जी फेल हूँ, मैं तो ये करके आया हूँ, मैं तो वो करके आया हूँ। चलो, अब तो इस सरकार ने फिर भी क्राइम रेट को कम करके काफ़ी कोशिश करी है कि ऐसे लोग को टिकट ना बांटे। बस। लेकिन क्या एजुकेशन पे भी उतना ही काम किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। अभी एजुकेशन में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर, अगर ये करने लगे ना, और जब हम ऊपर ही अगर बैठे हैं पढ़े लिखे, तो फिर हम उस कॉज को भी समझेंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे, और फिर जो है ये इसीलिए ना उस तरफ हमारा झुकाव भी ज़्यादा होगा।
अगर बात करें, अगर ऐसे कोई मिनिस्टर हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है, जिन्हें सीरियसनेस है, तो वो आप अगर कुछ बोलोगे ना कि सर ये प्रॉब्लम है, तो वो समझेंगे। अब हम खुद पढ़े नहीं हैं, हमें आधी बात समझ में नहीं आ रही है आपकी, मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन क्या ही कर लूँगी और क्या कर लूँगा, ये चीज़ें हैं कि ये जो दिक्कत थोड़ा है सा अपने भारत करती में है कि IAS PCS टीचर मेडिकल लाइन में हर जगह जाने के लिए जी तोड़ के मेहनत कर लिए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए, आपके पास पैसा है, आप प्लीज पॉलिटिशियन बन जाइए, विधायक के टिकट के लिए इतना पैसा लेके पहुंचिए और ठीक है। इसीलिए तो पढ़े लिखे लोग राजनीति को नमस्ते करते हैं। हाँ भाई, ये हमसे नहीं होगा। और इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है कि पढ़ा लिखा जो तबका है हिंदुस्तान का, ना तो वो इसमें घुसना चाहता, ना वो वोटिंग करना चाहता। आप देखिए कभी भी इलेक्शन हो, कितनी जोर शोर से तैयारी होती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितने अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, वोट दो वोट दो वोट दो। उसके बाद भी मैक्सिमम वोट रेट कितना रहता है? 60%। जाना नहीं चाहती जनता। और इससे भी कम, क्योंकि जनता को लगता है कुछ होना हाना नहीं है, ढंग का व्यक्ति कोई खड़ा ही नहीं है जो देश को संभाल पाए। इंडिविजुअल को लगता है एक मेरे वोट से क्या ही हो जाएगा, चलो तो बात खत्म करो। अब दिल्ली का जैसे अभी हुआ था, इलेक्शन हुआ, सरकार बदल गई, सब हो गया, कहानी भी यही थी कि एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन का पूरा मुद्दा। अब उम्मीद करते हैं दिल्ली में कुछ नया बदलाव होगा। बिल्कुल है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, और पॉजिटिव माइंडसेट से रहना चाहिए। बिल्कुल चीज़ें अच्छी ही होंगी तो सबको दिशा मिलेगी। करेक्ट। अब आपका जैसे एसोसिएशन है गाजियाबाद में है, तो ऐसे हर स्टेट में होगा? बिल्कुल। अभी जो है, जैसा हमारा गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन है, लगभग देश के सभी स्टेट्स में अलग अलग पेरेंट एसोसिएशन हैं और हम सब लोग आपस में कनेक्टेड भी हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में पेरेंट्स को कैसे उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए, बच्चों के लिए काम कैसे किया जाए, RT के एडमिशन कैसे कराए जाए। ये जो कौन सा एडमिशन है? ये राइट टू एजुकेशन जो 2010 में बना था, जिसके अंतर्गत हर एक प्राइवेट स्कूल को 25% एडमिशन गरीब बच्चों को देने थे। ठीक है। तो उसके एडमिशन की लड़ाई है। जो निजी स्कूल रोज रोज नई नई चीजें थोप देते हैं, अब इस नाम पे, अब इस नाम पे। आप देखिए बिल्डिंग फीस के नाम पे स्कूल कितना पैसा लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कितना पैसा लेते हैं। अगर पेरेंट चाहे तो स्कूल में अपना दावा ठोक सकता है कि पिछले 12 साल में मैंने इतना पैसा दिया जिससे तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी है। तो हम तो 2 कमरों के छोटे छोटे मकान में आ गए, स्कूलों की बिल्डिंगें बनती जा रही हैं हमारे ही पैसे ही तो जा रहा है। और वो एजुकेशन दे क्या रहे हैं ये पता नहीं। अब उम्मीद बंधी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है जब फुल फ्लैश तरीके से लागू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रहे हैं 2020, उसने एक होप दिखाई है कि वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। अरे वाह। लेकिन सिस्टम अभी भी वही है, मार्किंग का। मार्किंग का है, परसेंटेज वाइज ही हम अभी चल रहे हैं। 90%, 100% हम वही चल रहे हैं। तो जब तक हम बाकी चीज़ों को छोड़कर, मैं ये नहीं कहती कि मंदिर ना बनाएं, मस्जिद ना बनाएं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम ये मुहिम चलाएं कि हम स्कूल बनाएं, हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हम मेडिकल कॉलेजेस बनाएं। आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन का जब लड़ाई हुई तो हमारा 20,000 बच्चा जो वहाँ मेडिकल पढ़ रहा था वो कैसे यहाँ लाया गया। तो हम अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, तभी तो जा रहे हैं बाहर। और फिर हम बात करते हैं कि मेरा बच्चा देशभक्त क्यों नहीं है। देशभक्त होगा कैसे अगर मेरा देश उसे पढ़ाई, मतलब कितनी विडंबना है कि मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन और रशिया में सस्ती है और हिंदुस्तान में महंगी है। बिल्कुल, हमारे पास इतने कॉलेजेस ही नहीं है। नॉर्मल जनता अफोर्ड ही नहीं कर सकती मेडिकल की पढ़ाई, कर ही नहीं सकती। हम जितना बच्चा 12th पास आउट होके निकल रहा है, उन बच्चों को पढ़ाने लायक मेरे पास यूनिवर्सिटीज, डिग्रीज, कॉलेज नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार इसको एक मुहिम की तरह चलाकर स्कूल खुलवाती, कॉलेजेस खुलवाती, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाती, स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटीज़ खुलवाएं, कि जिससे मेरे देश के हर एक बच्चे को जो वो पढ़ना चाहता है, जिस तरफ वो चाहता है, उसको एक ऐसा। आप देखिए हमारे यहाँ जो UPSC का एग्ज़ाम है वो शायद, अगर मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, तो एशिया का नंबर 1 टफेस्ट एग्ज़ाम है हमारा IIT JEE मेंस का, हमारा UPSC का एग्ज़ाम, हमारा नीट का एग्ज़ाम नहीं होते। क्यों है वो टफेस्ट? क्योंकि सीट मेरे पास 20,000 है और अपीयर 20 लाख कर रहा है। अगर मेरे पास इतने कॉलेजेस हों कि मेरे
साल के 2 लाख बच्चे निकले एक शहर से और उस 2 लाख में से 50 लाख मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं उनको एडमिशन दे सकूं। नॉर्मल बच्चे तो उम्मीद भी नहीं करते वहाँ तक जाने। कल मैं अपनी भांजी से बात कर रही थी, मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ कि बेटा तू पढ़, है ना, यूपीएससी। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत टफ है। वो बच्चा सोचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है। दूसरे एक चीज़ और क्या है कि जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम होगा, अगर बात करें कि जैसे मैंने फॉर्म अब भरा, एग्ज़ाम होगा 1 साल बाद, हाँ, रिजल्ट आएगा उसके 1 साल बाद, भर्ती होगी उसके 1 साल बाद, और कुछ हो गया तो वो और डबल प्रोसेस। हाँ। तो जब तक ये सिस्टम सरकारें सही नहीं करेंगी, आधे लोग तो उसमें आउट ऑफ एज हो जाते हैं जब तक उस पेपर का रिजल्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को सुधारना, मेडिकल कॉलेजेस खोलना, इंजीनियरिंग, लेकिन इसके नाम पे हुआ क्या, सरकारों ने चाहा ये सब करें, लेकिन इसके नाम पर प्राइवेट दुकानें खुल गई। प्राइवेट दुकानें खुल गई और उन प्राइवेट दुकानों में पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया कि एक मिडिल क्लास पेरेंट होने के नाते अगर मैं चाहूँ कि मेरा बेटा मेडिकल में जाना चाह रहा है तो मैं उसको मना कर देती हूँ, नहीं बेटा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए, यूक्रेन जैसे देश में पढ़ाई सस्ती है मेडिकल की और मेरा 20,000 बच्चा वहाँ से भाग के आ रहा है, तो मैंने क्यों नहीं सोचा किसी भी मिनिस्ट्री ने कि मैं इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी सीटें अपने यहाँ दे सकूँ कि हर एक बच्चे को जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमारे पास विचार बहुत हैं, हमारे पास थॉट्स बहुत हैं, लेकिन जब वो धरातल पर उतरने में आते हैं तो हम उन कंडीशंस में उनको फॉलो नहीं कर पाते। जब मैं 10वीं का बच्चा 11वीं में जा रहा है और एक मैंने परसेंटेज क्राइटेरिया सेट कर दिया कि पीसीएम में इतने % होंगे तभी मार्क्स मिलेगा, उसका तो होलिस्टिक डेवलपमेंट धरा रह गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेस पे थोड़ा ही मिल रहा है उसे पीसीएम या पीसीबी या कुछ और भी वो लेना चाहे तो। आप देखिए इतना टफेस्ट पढ़ाई हो रही है और वो टफेस्ट सिर्फ इसीलिए हो रही है कि पोस्ट 10 हैं और अप्लाई करने वाले 10,000 हैं। तो जब तक हम एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम शिक्षा के मंदिर नहीं खोलेंगे, हम शिक्षा देने के लिए कुंभ जैसा आयोजन नहीं करेंगे, तब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देश का हर एक बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, बिना पेरेंट्स की ज़मीन बिके, बिना लोन लिए, वो होगा एक स्वर्ग भारत बने, वो होगा एक सपना साकार होना, वो होगा एक विश्व गुरु बनना। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच कहाँ रही है और बेटी पढ़ कहाँ पा रही है। गरीब आदमी का, चलो बच भी जा रही है, हाँ, पढ़ कहाँ रही है, पढ़ कहाँ पा रही है, पढ़ भी ली, नौकरी कहाँ मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। और वो इतनी महंगी पढ़ाई अभी भी, ऐसा नहीं है, हम बराबरी की बात करते हैं, आपके और मेरे परिवारों में नहीं होता होगा, हमारे देखने वालों के परिवारों में नहीं होता होगा, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे परिवार हैं कि जो बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बेटी को कहते हैं दूसरे घर जाना है, आगे पैसा लगेगा, सरकारी से ही पढ़ लेगी, ज़्यादा पैसा पढ़ाई में क्यों खर्च करना। ये तो धीरे धीरे लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव हो। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। अब मुझे ये जानना है कि भाई, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और लोग का सुन रही हूँ कि एडमिट कार्ड रोक दिए जा रहे हैं स्कूल से, लास्ट टाइम पे सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स क्या आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम लेके? बिल्कुल, आजकल तो पूरी टीम जो है इसी काम में लगी हुई है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ शिकायतें आती हैं कि एडमिट कार्ड नहीं दिया, एडमिट कार्ड इस बात पे रोक दिया, किसी की ट्रांसपोर्टेशन फीस रुकी है इसलिए रोक दिया। और एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्कूलों से मैनुअल मिस्टेक होती है कि जब सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट कोड गलत भर दिए गए। पिछले साल का भी एक स्कूल का किस्सा था। तो ये कोड कौन भरा होता है, बच्चे भरते हैं या नहीं, स्कूल वेरीफाई करता है, स्कूल ही भरता है, स्कूल पेरेंट्स के भी सिग्नेचर लेता है, बच्चे के भी सिग्नेचर लेता है, स्कूल का स्टाफ उसको एंट्री भी करता है, फिर उसकी एलओसी बनती है, एलओसी सीबीएसई जाती है, एलओसी पर पेरेंट्स के सिग्नेचर भी होते हैं। तो लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि ट्रांस इंडियन एरिया का एक स्कूल था, 40 बच्चों का जो कोड, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा पूरे साल, उनका वो कोड ना भर के दूसरा कोड भर दिया गया। और वो पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान कि हमने पढ़ा तो ये वाला है, अब हम इसका पेपर कैसे दें।
ऐसे ही सेम उन फिर सीबीएसई में शिकायत की गई, एनसीपीसीआर में शिकायत की गई, तो उन बच्चों का दोबारा जो उन्होंने पढ़ा था उसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो एसोसिएशन आजकल फिर इसी काम में लगी हुई है। जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तो शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, इसीलिए मैं इनको माफिया कह रही थी और कहती भी हूँ कि इन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्योरली बिजनेस अपना कर रहे हैं। बिजनेस हो चुका है कि कोई अभिभावक अगर 1 महीने की फीस नहीं दे पाया तो उसका एडमिट कार्ड रोक देंगे। अब आप देखिए, आपके व्यूअर्स भी इस बात को समझेंगे कि जो 12th में बच्चा है वो मार्च में पेपर दे देगा, उसके बाद स्कूल से उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने जाएगा। फिर भी प्रत्येक स्कूल 12th के बच्चों से अप्रैल मई जून तक की फीस चार्ज कर रहा है और पेरेंट्स मजबूरीवश दे रहे हैं और हमारा सारा सिस्टम बंद है। कोई भी सरकारी व्यक्ति, कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी ये नहीं कह पा रहा इन प्राइवेट स्कूलों से कि आप इन बच्चों से जून तक की फीस क्यों ले रहे हैं। अभी कल परसों एक बड़ा नामी स्कूल है, उसने बच्चों के एडमिट कार्ड इस बात पे रोक दिए कि आपको 3rd प्री बोर्ड देना पड़ेगा। कहाँ है नियम? कोई नियम नहीं है कि आप 3 प्री बोर्ड कंडक्ट करेंगे। हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। और स्कूल का कहना ये हम तो बच्चों को प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं जिससे ये और अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। तो देखिए हमारी कथनी और करनी में क्या अंतर आ रहा है। तो हम कह जो रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इन शिक्षण संस्थाओं में हो रहा है, इसका चेक करने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। अभी एक किस्सा हुआ कि एक बच्चे ने पूरे साल पढ़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। 10th में आप जानती होंगी स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दो अलग होते हैं। अलग अलग है, हाँ। बच्चे ने पूरे साल पढ़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और उस बच्चे का सीबीएसई कोड में भरा गया बेसिक मैथमेटिक्स। अब स्कूल की तरफ से वो मिस्टेक हुई, बच्चे का पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं है। अब स्कूल बच्चे को ये कह रहा है कि आप बेसिक मैथ्स का पेपर दे दो और जब कंपार्टमेंट होगा तब आप स्टैंडर्ड मैथ्स का दे दीजिएगा। अब आप एक बच्चे की मानसिकता से सोच के देखो कि वो बच्चा कितना प्रेशर में है कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहता है, जिसको आगे चल के पीसीएम की पढ़ाई करनी है, और वो बेसिक मैथ्स का अगर पेपर देगा तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं चूज कर पाएगा। और इस बात की शिकायत पेरेंट्स सीबीएसई से 50 बार कर चुका है, लेकिन सीबीएस सुनने को तैयार नहीं है। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी आपसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हमारे देश में किसी भी चीज को जब केंद्रीय होने का दर्जा दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इसका मतलब वो लगभग 3/4 एरिया को कवर करता है। ठीक है, हाँ। तभी तो उसको सीबीएसई बोर्ड का आप दर्जा दे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल जितने हैं ये तो सारे सीबीएसई बोर्ड के हैं, और हमारा अपना उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, बिहार में बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। हाँ। तो आप ये देखिए कि बच्चों के समानता का अधिकार कहाँ रह गया। जो यूपी बोर्ड का बच्चा है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे से क्या compete कर पाएगा। और ये जो सरकारी स्कूल व्यवस्था खत्म हुई और पेरेंट्स में क्रेज बढ़ा प्राइवेट स्कूलों का, ये भी नतीजा सिर्फ इसी का है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील अपनी सरकार से करना चाहूँगी कि आज की तारीख में नगर पालिका से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमारी सरकार है, क्यों नहीं सारे सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कर देते, ये स्टेट बोर्ड वाले सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म कर देते। जब एजुकेशन का नंबर आता है तो आप उसको मैटर ऑफ द स्टेट कहकर क्यों छोड़ देते हैं। जो सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा, जो समाज बनाती है, जो इंसान बनाती है, जो इंसान को वास्तव में इंसान कैसा होता है ये सिखाती है, अपनी आजीविका कमाने का साधन देती है, विश्व में एक पटल पर आपको खड़ा होने का मौका देती है, उसको आप अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे। आपकी पॉलिटिक्स की नैया भी वही लेके चल रही है, वही लेके चल रही है। तो सीबीएसई बोर्ड इतना गलत, सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड ही। आप ये बताइए, मेरा स्कूल है, मेरी बिल्डिंग है, राज्य सरकार ने मुझे एनओसी दे दी, उस एनओसी के बेस पर सीबीएसई मुझे एफिलिएशन दे रहा है, और स्कूल जब कोई गलती करता है और एज ए पेरेंट एसोसिएशन जब हम कहीं शिकायत करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि राज्य सरकार एनओसी खत्म कर दे तो हम एफिलिएशन खत्म कर देंगे। अच्छा। और अभिभावक बेचारा इन दोनों के बीच घूमता रहता है। हाँ। चीजें होती ही नहीं है। तो वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के नाम पर, आप देखिए स्कूल फीस के नाम पर क्या क्या ले रहा है। सीबीएसई बोर्ड का अगर एग्जाम देना है तो बच्चे को उसकी फीस अलग से देनी है। क्यों भाई?
जो फीस मैंने दी क्या उसमें मुझे एग्जाम देने का अधिकार नहीं मिलेगा? बच्चा 11th-12th में है तो पर सब्जेक्ट सीबीएसई उसके प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने की फीस अलग से ले रहा है। क्यों भाई? क्या मेरा देश जिसमें मैं टैक्स दे रही हूँ, मेरे टैक्स के पैसे से सब कुछ होता है, उस टैक्स के पैसे से मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल सकती क्या? तो फिर मेरे टैक्स का पैसा कहाँ काम आ रहा है? आप वो स्थिति सोचिए। मैं कभी सोचती हूँ जो देश के लगभग मुझे लगता है 2.5% टैक्स पेयर लोग हैं, अगर ये लोग एक सवाल पूछने लगे सरकारों से कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी उसका। क्यों? ना तो मेरे बच्चे को सही एजुकेशन मिल पा रही है, ना मेरे घर के बुजुर्ग को सही हेल्थ केयर मिल पा रहा है। तो फिर टैक्स दूं क्यों? मैं किस लिए दे रही हूँ उस टैक्स को? सिर्फ इसलिए कि देश में रहती हूँ और चंद लोगों की जेब में वो टैक्स चला जाए। तो फिर लोकतंत्र का गला कहाँ रह गया? लोकतंत्र है क्या देश में? तो ये इस दौरान जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एडमिट कार्ड के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चा और पेरेंट इतने पैनिक होते हैं, तो इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? सीबीएसई बोर्ड तक अगर चले जाएं लोग, आप देखिए कि यूपी का सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिस है वो प्रयागराज में है जी। तो गाजियाबाद का पेरेंट अगर अपनी शिकायत करे सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ तो वो कहाँ जाएगा? वो क्या अपना छुट्टी लगा के प्रयागराज जाएगा? या वो मेल खेलता रहेगा बैठा हुआ और इंतजार करता रहेगा और इस बीच उसके बच्चे के भविष्य के साथ जो कुछ होना होगा वो होता रहेगा? तो मेन मुद्दा ये है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। ईमानदार अधिकारियों को रखने की आवश्यकता है और पूरे एक आंख इस बात पे रखने की आवश्यकता है कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं वो वास्तव में काम कर भी रहे हैं या नहीं। और जो बात हमने शुरू में की कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी है तो सारे सरकारी लोगों के बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे उस दिन वो प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी एसोसिएशन के बैनर तले पिछले 10-12 वर्षों से हर वर्ष बुक एक्सचेंज फेयर लगाते हैं। अच्छा, ये नई चीज़ होगी है कि हम और आप जब पढ़ते थे तो मैंने पढ़ लिया, मेरे से छोटा भाई बहन है उसने मेरी किताबों से पढ़ लिया, फिर पड़ोस में छोटा है उसके पास वो किताबें चली गई, किताबें ऐसे ऐसे जाती रहती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है पिछले कुछ सालों से कि किताबों में ऐसा हर साल कौन सा चेंज आ जाता है कि हर बच्चे को नई किताब खरीदनी है। हर साल चेंज आता है। और ये मार्च अप्रैल का जो मंथ है ये पेरेंट्स के लिए बड़ा पैनिक होता है बहुत ज़्यादा कि इतनी मोटी रकम जो है बच्चों की किताबें, बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों का रीएडमिशन, बच्चों का ये इसमें ही सारा जाता है। तो हम पिछले कई सालों से लगातार बुक एक्सचेंज फेयर लगा रहे हैं जिसमें हम पेरेंट्स से अपील करते हैं कि आपका बच्चा अगर 6th क्लास पढ़ चुका है तो आप उसकी 6th की बुक दे दीजिए और कोई दूसरा पेरेंट जिसका 7th पढ़ चुका है वो 7th की दे जाए तो उसकी आपके काम आ जाएंगी, आपके बेटे की बेटी की किसी और के काम आ जाएंगी। और ये कहाँ लगाते हैं आप लोग? ये हम गाजियाबाद में अलग अलग लोकेशन पर लगाते हैं, शास्त्री नगर में भी लगाते हैं, विजयनगर में भी लगाते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? वैशाली में भी लगाते हैं। ये एक मुहिम पूरे एसोसिएशन के जितने भी क्रांतिकारियों की टीम है वो सब लगी होती है। डेट डिसाइड होती है, 2 दिन पहले पूरे एरिया में माइक घुमा के इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्योंकि धीरे धीरे एक अच्छे कोच से अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। इतनी बड़ी टीम तैयार हो गई है कि वो हर एरिया में निस्वार्थ भाव से इस काम को करते हैं। पेरेंट्स बुक्स डोनेट करते हैं और पेरेंट्स एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से करते हैं उन किताबों को। लेकिन और इसी की देखा देखी अब कुछ स्कूलों ने खुद अपने यहाँ शुरू कर दिया है। अच्छा, कि वो वहीं बुक एक्सचेंज करने लगे हैं। कुछ स्कूल क्या करते हैं कि 1 चैप्टर चेंज कर दिया, 2 चैप्टर चेंज कर दिया वही। और फिर कि बच्चा नई बुक खरीद ले। आप देखिए आपका तो छोटा बच्चा है तो उस ABCD में, उस ए अनार में क्या चेंज होना है? कुछ नहीं। हाँ। कि जो वो हर साल नई नई बच्चों को खरीदनी पड़ रही है। अगर हम मैथ्स की बुक की भी बात करें, जो मैथ्स पिछले 30 साल पहले मैंने पढ़ा था CBSE बोर्ड में, आज भी वही सब पढ़ रहे हैं। इधर उधर करके कुछ चेंज हो जाता है, कुछ घट जाता है, लेकिन किताबें हर साल नई क्यों आए? क्योंकि ये देखिए एक चेन है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाना है, प्राइवेट पब्लिशर्स को बढ़ाना है। आप कहेंगे कि जबकि हमारे पास NCF भी है, हमारे पास NCERT भी है, तो NCERT को इतनी पावर, इतना फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है कि वो NCERT की किताबें इतनी छापे जो सब बच्चों तक पहुँचे? क्यों प्राइवेट फंडिंग के रास्ते निकाले जा रहे हैं? क्यों प्राइवेट पब्लिशर इतने हुए हैं?
अगर आप सारे स्कूलों में पूरे देश में एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक एग्ज़ाम अगर कर देते हैं तो एनसीईआरटी ही कन्याकुमारी में पढ़ी जाएगी, एनसीईआरटी ही कश्मीर में पढ़ी जाएगी, और एक जैसा लेबल होगा सारे बच्चों का, एक साथ चेकिंग। स्कूल की किताबें अलग हैं, हर स्कूल की किताबें अलग हैं। और देखिए स्कूल की किताबें अलग हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। अब 10th से एक अलग चीज़ है, लेकिन हर स्कूल की किताबें अलग हैं। हाँ, और पेरेंट्स उस पर आवाज़ भी नहीं उठाते क्योंकि उनको लगता है सुनेगा कौन। अब जो है पेरेंट एसोसिएशन के जरिए पेरेंट्स ने बोलना शुरू किया, पेरेंट्स ने कहना शुरू किया, और मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगी गाज़ियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि गाज़ियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और गाज़ियाबाद का मीडिया बहुत सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों को, कि किन्हीं बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे उसके लिए भी तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ से पेपर देने से वंचित कर दिया गया वहाँ भी लिया जाता है। आरटी के एडमिशन नहीं होते तो गाज़ियाबाद का पूरा प्रिंट मीडिया हमारे साथ खड़ा होता है कि भाई ये होने ज़रूरी है। तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। बस ये है कि पेरेंट्स में ये जागरूकता हो कि मैं पहले तो पेरेंट्स में हूँ, पेरेंट्स में जागरूकता आप तक पहुँचने के लिए पहले मुझे खुद को पता होना चाहिए और कि आप खुद अपने स्कूल से खड़े होकर सवाल पूछ सकें कि ये आपने जो रसीद दी है इसमें ये पैसे किस चीज़ के हैं। आप देखिए कि स्कूल कभी की एनुअल फंक्शन के नाम पे पैसा ले रहा है, हाँ लेता है, कभी टूर के नाम पे पैसा ले रहा है, कभी किसी और चीज़ पे। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें उसके लिए भी जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन उनके लिए स्कूल अलग से चार्ज करने लग रहा है। बिल्कुल, आपको कोई भी फैसिलिटी दी जा रही है उसकी चार्जिंग अलग से हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब तक पेरेंट्स, एक छोटी छोटी चीज़ पे चार्ज है। हाँ, जब तक पेरेंट्स इकट्ठे होकर, यूनाइट होकर, आपस में बातचीत करके स्कूल पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, स्कूल से बात नहीं करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देगा, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ऊपर के लेवल से ही होनी है कि अगर ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में फी रेगुलेटरी एक्ट बन गया, लेकिन फी रेगुलेटरी एक्ट कितना कारगर साबित हो रहा है, उसकी जो डीएफआरसी हर एक ज़िले में बनी है उनकी मीटिंग कितनी हो रही है, अगर इनकी जांच अधिकारी करें, जो शिकायतें पहुंच रही हैं उनको तुरंत प्रभाव से लिया जाए, उनका निस्तारण किया जाए। अब आप देखिए लेटेस्ट जिस बच्चे का मैं बता रही हूँ बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का, उसका कल एक पेपर हो चुका है और उस बच्चा अभी तक वो क्लियर नहीं है, पेरेंट्स क्लियर नहीं है कि इस बच्चे को कौन सा पेपर देना है। तो बताइए वो कैसे चैन से सो पाएगा और कहाँ उसका सर्वांगीण विकास होगा और कहाँ उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो सीबीएसई बोर्ड की जो ये मोनोपोली चल रही है, इस मोनोपोली पर कुछ ना कुछ चेक सरकार को लगाना पड़ेगा कि वो अपना ये व्यवहार चेंज करें और छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा ऐंठने वाली जो संस्था बन गई है वो बंद करे कि बच्चे ने जब एडमिशन ले लिया, बच्चा मंथली फीस दे रहा है, तो फिर उसको एग्ज़ाम के लिए अलग से फीस क्यों दे। बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा, स्कूलों के लिए भी ये चेक लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 12वीं का बच्चा मार्च में पेपर दे के निकल जाएगा तो अप्रैल मई जून की फीस उससे क्यों ली जा रही है। जिस महीने उसने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया ही नहीं उस वक्त उससे ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। और इनकी शिकायत करने के लिए पेरेंट्स कहाँ जाए, किससे कहे। सब नौकरी पेशा लोग हैं, अपनी रोज रोज छुट्टी लेके तो नहीं जा सकते। उनका कहना है कि जो हमारे स्टाफ से उनको सैलरी भी तो देनी है। नहीं तो आपके पास जो सरप्लस फंड है उससे दोगे ना आप सोचिए, आप मार्केट में चावल लेने गई, आप हर बार बनिया की दुकान से 10 किलो लाती थी और इस महीने आपको लगा नहीं मुझे 2 किलो चाहिए, बनिया का नहीं 10 ही किलो लेके जाओगी आप, क्योंकि आप हर महीने 10 किलो लेके जाती थी। मेरा तो चावल सड़ जाएगा, मैं अपने नौकरों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा, तो आप लेंगी नहीं, लेंगी ना। तो जब आपने कोई फैसिलिटी देने के लिए अपना सेटअप बना रखा है तो जो फैसिलिटी जितनी लेगा उसके हिसाब से उसको चार्ज लेना। लेकिन क्योंकि आपको संरक्षण प्राप्त है और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सब की सत्ता के गलियारों तक खनक है, सब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल, तो वही चीज़ इन स्कूलों के साथ चल रही है। इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है बड़े बड़े नेताओं का। तो एक ये भी कुछ होना चाहिए कि आप जब भी, चाहे आप पार्षद बन रहे हो चाहे आप सांसद बन रहे हो,
सबसे पहले आपका पूरा बायोडाटा ये खंगाला जाए कि आप किसी निजी संस्था के ट्रस्टी तो नहीं हैं। हाँ, ठीक बात है। आप कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं अपना रहे हैं, तभी आप देश की सेवा कर पाएंगे, तभी आप समाज की सेवा नहीं तो हम पर्सनली फिर उनका पहले सेवा पर्सनली करेंगे। फिर हम उनका इंटरेस्ट को सेव करेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। अब जैसे एक तो 12th के बच्चे की बात हो गई कि ये मार्च में पेपर ख़त्म, अप्रैल मई जून का पैसा क्यों दें। ये जो बच्चे नॉर्मली भी जो पढ़ रहे हैं, आप भी देते होंगे, उनके भी पैसे जाते हैं। अभी जो छुट्टियां होंगी, 1 महीना बच्चा स्कूल नहीं गया, पर उस 1 महीने का हम पूरा टोटल A to Z सारी फीस दे रहे होते हैं। उस फीस में थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो ये सेक्शंस बदल देते हैं, इधर उधर कर देंगे। तो ये तो हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में हर कोई आपकी जेब से पैसा निकालने को बैठा है। आपको अपना पैसा कैसे बचाना है ये आपको देखना है। कुछ पेरेंट्स का ये भी है समस्या कि अब हम नौकरी कर लें या फिर धरना दे लें बैठ के। असल में धरना देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो तो एक ऑप्टिमम स्थिति आ जाती है। अगर ऊपर बैठे लोग सही समय पर सुन लें, अपने कर्तव्यों को समझ लें, अपनी ड्यूटीज़ को समझ लें, तो प्रॉब्लम शुरू हो ही ना। और प्रॉब्लम शुरू, आप देखिए, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत थी? जैसे हम आज बात करते हैं कि ओल्ड एज होम की हमें क्या आवश्यकता है, तो वही, क्योंकि जब स्कूलों ने स्कूल को मंदिर की बजाय बिजनेस हाउस बना दिए, तो फिर लोगों के अधिकारों की, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को खड़ा होना पड़ा। ठीक है, अब आप, क्योंकि अब मुझे कुछ थोड़ा सा आपके विषय में ये भी जानना है कि आप धरना दे रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। सबसे एक्सट्रीम चीज़ आपने, सबसे अच्छी चीज़ आपको लगता है कि आपने ये ऐसा काम किया जो अभी तक अपने भारत में किसी ऐसे कुछ नहीं हुआ स्कूलों के साथ? कुछ अगर एक्सपीरियंस हो तो बताइए। देखिए, होता क्या है, धरना के थ्रू या फिर मीटिंग के थ्रू या जो भी है, हम अधिकतर कोशिश ये करते हैं अपनी ऑप्टिमम कि ऐसी परिस्थिति ना आए। धरना की, स्कूल से बातचीत करके, अधिकारियों से बातचीत करके, डीएम के थ्रू कुछ भी करके ऐसा हो कि अभिभावक जो चाहता है वो हो जाए, अभिभावक के साथ अन्याय ना हो। जैसे मैं बात करूं कि राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन होने हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, बीएसए ऑफिस से लॉटरी निकलती है, स्कूलों के नाम अलॉट होते हैं। अब बीएसए ऑफिस से सब पेरेंट्स को जिनके नाम अलॉट हुए हैं उनको लेटर इशू हो जाते हैं। ठीक है। अब वो पेरेंट वो लेटर लेकर स्कूल जाते हैं। अगर स्कूल बीएसए ऑफिस के उस लेटर को देखकर उस बच्चे को एडमिशन दे दे तो फिर एसोसिएशन को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन स्कूल नहीं देते एडमिशन, उन गरीब पेरेंट्स को धक्के खिलवाते हैं, उन पेरेंट्स से कभी उनका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कभी मकान के कागज मांगते हैं, कभी फॉर्म 26 से मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। बेचारा गरीब, अरे तो इसकी जरूरत क्या है? अनपढ़ पेरेंट वो कहाँ से लेकर आएगा इन सारी चीज़ों को? जब एक ऊपर लेवल पर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब एक पूरे प्रदेश लेवल पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, एक वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट के थ्रू सब कुछ हो रहा है, तो या तो आप उस संस्था पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब कि आपकी अपनी कुछ नॉर्म्स हैं। जब वो सारी चेकिंग हो चुकी है बीएसए लेवल तक, ऑनलाइन उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए उसमें, तो फिर आप अलग से उनके अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो? उनके बैंक स्टेटमेंट दे, अपने स्कूल के स्टाफ को आप उनके घर देखने भेज रहे हो कि वो कितने गरीब हैं। आप ऐसा मजाक उड़ा रहे हो और हमारी मशीनरी सरकारी चुप बैठी है सारी। तो जब ऐसा कुछ स्थिति हो जाती है कि सरकारी अधिकारियों की भी स्कूल नहीं मानता, बीएससी की नहीं मानता, डीआईएस की नहीं मानता, एडीएम, एसडीएम, डीएम तक की नहीं मानता, तो फिर हार के थक के अभिभावक क्या कहते हैं कि भाई मैं तो यहीं बैठा हूँ, अब तो मैं मोर्चा मुझे अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है। जैसे पिछले सत्र में हुआ कि उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स है, गाजियाबाद का जाना माना स्कूल है, और उसमें आरटी के एडमिशन थे, पेरेंट्स लेने गए, लेकिन उन्होंने उनको घुमा दिया, नचा दिया, एडमिशन देने को तैयार नहीं है। अब वो छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी माएँ जो कभी छोटा काम करती है, एक ठेली वाले थे, ठेली लगाते थे, वो चाहते थे मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़े, और सरकार ने वो अधिकार दिया है, वो नाजायज अधिकार नहीं मांगे, सरकार ने दिया है। तो या तो आप आरटीई एक्ट को वापस ले लो, और नहीं तो सुनिश्चित करो कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत आने वाले एडमिशन
बीएसए के वेरीफाई करने के बाद स्कूल वाले ले लें शांति लेकिन से। स्कूल नहीं लेते तो फिर धरना देना पड़ा। उससे पहले एक हुआ था कि एक और स्कूल है डीडीपीएस, उस स्कूल में बच्चों के एडमिशन तो हुए संजय नगर वाली ब्रांच में। अच्छा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को कह दिया आपको हम मधुबन बापू धाम वाली ब्रांच में भेजेंगे, क्योंकि वो ब्रांच चल नहीं रही थी, उसको चलवाना था। अच्छा। तो मैं अगर सेक्टर 23 संजय नगर में रहती हूँ और मेरे स्कूल से 10 कदम दूर स्कूल है, मैंने अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन कराया, मैं 8 किलोमीटर दूर कैसे भेजूंगी? हाँ। उस स्कूल पे जब नहीं माना स्कूल, डीएम ने भी समझाया, सबने समझाया, तो अभिभावक वहाँ धरने पर बैठ गए, पेरेंट्स धरने पर बैठ गए, तो एज ए एसोसिएशन के नाते हमें भी उनका साथ देना पड़ा। बिल्कुल। तो स्कूल ने पूरी इंतहा करी, स्कूल ने बहुत पुरजोर कोशिश करी कि किया जाए। स्कूल ने बाकायदा बाउंसर भी अपने बैठा दिए। बाप रे। तो फिर ऐसी स्थिति आती है, फिर सारे काम करने पड़ते हैं उस स्कूल पर। अभिभावकों ने कहा कि ये एक उस स्कूल के किसी अंदर अध्यापक ने बच्चों को एक कहानी सुनाई गधे की। अच्छा। ये गधा था और ऐसे ऐसे करके बताई। तो बच्चों ने बाहर आके, मैं बैठी थी वहीं, बच्चों ने बाहर आके बताया कि आंटी हमें गधे की स्टोरी सुनाई और हम मैसेज सब समझ गए। ये कहा गया कि जो ये बाहर लोग बैठे हैं ये सब गधे समान हैं, जिनको पता कुछ नहीं है और शोर मचा रहे हैं। तो किसी अभिभावक ने कहा कि बहन जी क्यों ना इन्हें बता दिया जाए गधे क्या होते हैं। अच्छा। तो वो शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। हम लोग भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, लेकिन टिट फॉर टैट जवाब देना पड़ता है कभी कभी। तो उस स्कूल पर 3 दिन गधे बांधने पड़े। प्रिंसिपल नहीं सुन रही थी, मैनेजमेंट नहीं सुन रहा था। तो किसी ने कहा कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, तो फिर भैंस भी बुलाई गई, भैंस के आगे बीन बजाई गई, भाई सुन लो, कुछ तो सुनो, कुछ तो करो। बीन बजी अल्टीमेटली अभिभावकों के 14 दिन का संघर्ष रंग लाया और उन 80 बच्चों को, बाकी पेरेंट्स, उन 80 बच्चों को प्रशासन के पहल के तहत प्रशासन ने स्कूल को बुलाया। स्कूल को कहा, गाजियाबाद के डीएम ने बहुत अच्छा रोल उसमें पे किया, एडीएम ने बहुत बढ़िया रोल किया, मीडिया साथ था ही, तब स्कूल को बैकफुट पर आना पड़ा और वो बच्चे इस सेशन में पूरा उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो ये सब भी करना पड़ता है। ये टकराव की स्थिति भी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टकराव होता है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए, तो आराम से ही स्कूल अपनी जिम्मेदारी को समझे, अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। असल में हो क्या रहा है कि इन प्राइवेट स्कूलों को इतनी छूट सरकारों ने दे दी है कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझते। इसीलिए ये सब ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों कुछ नहीं समझते हैं, ये उनकी भी नहीं सुनते, उनके आदेश को नहीं मानते। और कुछ हमारे अधिकारी भी ऐसे हैं कि जो अपनी कलम की ताकत को नहीं जानते। दूसरे होता क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एक प्राइवेट स्कूल किसी ना किसी बड़े नेता के संरक्षण में फल फूल रहा है। तो अगर कोई अधिकारी चाहे भी तो कि मैं इस पर कुछ एक्शन लूं, जैसे हर बार जब भी कुछ होता है तो ये कहा जाता है मान्यता रद्द कर दी जाएगी, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब एसोसिएशन के दबाव में आके आदेश तो निकलते रहते हैं ऑफिसों से, लेकिन आज तक किसी स्कूल पे ऐसा एक्शन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर एक स्कूल किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी ना किसी राजनीतिक नेता के संरक्षण में फल फूल रहा है। तो इसलिए जो है उन पर कोई एक्शन नहीं होता, और इसीलिए हमारे जैसे क्रांतिकारी लोगों को एसोसिएशन बना के कभी प्रशासन से भिड़ना पड़ता है, कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ना पड़ता है, लेकिन क्रांतिकारी लोगों की टीम है, लगी हुई है, शिक्षा में क्रांति लाकर ही रहेंगे। बेसिक जनता को पता ही नहीं है कि इतना करप्शन चल रहा है। आज मुझे जो पता चला है, मतलब वाकई मेरी आंखें खुल गई। अब समस्या ये है कि हमें अभी हम वो फेस नहीं कर रहे ना, तो हमें पता ही नहीं है। और वही वाली बात है ना कि कुछ ही जनता वो फेस करे, कुछ का ही एडमिट कार्ड का, बस कुछ का ही वो कोड बदला, उन्हीं को पता है जो उस सिस्टम में घुसेंगे, जिनको पता है, या फिर आप जैसे लोग। फिर से पता ही नहीं है, हमें अपना राइट ही नहीं पता। फिर से वही आते हैं कि जो हमारी जो सोच बदल रही है, ये उसका नतीजा है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो मैं चुप बैठा हूँ, ये नहीं पता धीरे धीरे मेरे घर में भी आएगी। तो अगर हम ये सोच लें कि मेरे आसपास जितने बच्चे हैं, चाहे वो बाहर घूमने वाला है,
चाहे वो कूड़ा बीनने वाला है, चाहे मेरी मेड का बच्चा है, मेरे प्रेस वाले का बच्चा है, कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा, इसके स्कूल भेजने की जिम्मेदारी थोड़ा सा अपना समय निकाल कर मैं निकाल लूँ, तो वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी होगी। और स्कूल किसी भी नए तरीके का चार्ज अगर ले रहा है तो एक बार पलट के पूछ लूँ किस बात का, और अभिभावक एकजुट होकर अगर अपने स्कूल से सवाल पूछ लें तो एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभिभावक डरते हैं और दूसरे जब आवश्यकता होती है तो अभिभावक खड़े भी नहीं हो पाते, अभिभावक खड़े नहीं होते। आप देखिए हमारी मानसिकता ऐसी होती जा रही है कि हम सही कॉज के लिए बोलना नहीं चाहते, और ये कहावत भी है कि देश का नुकसान बुरे लोगों की वजह से नहीं हो रहा, देश का नुकसान उन अच्छे लोगों की वजह से हो रहा है जो चुप है। वही दिक्कत है ना, हम चिक चिक में क्यों पड़े। हाँ, तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने एक ये प्लेटफॉर्म शुरू किया कि जिसके थ्रू आप कम से कम लोगों में ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ला सकें कि शिक्षा के लिए आपके बच्चे के अधिकार क्या हैं, क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्या क्या, जैसे हम जब अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करते हैं तो ये मैं आपसे जुड़े सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हम स्कूल की चमक धमक देखकर उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, ठीक बात है, सही। हम ये देखते हैं कि बच्चे के रूम में एसी लगा है नहीं लगा है, बस एसी वाली है या नहीं है, लोग कैसे आ रहे हैं, एजुकेशन वहाँ कैसी दी जाएगी, इससे हमारा मतलब नहीं है। अब आप ये सोचिए, जिन सरकारी स्कूलों को हम खराब बता रहे हैं, हम कह रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही, आप सोचिए सरकारी नौकरी लेना कितना मुश्किल है, क्या ऐसे ही मिल रही है? और टीचर बनने के लिए तो कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, आप कहीं सीटेट देंगे, आप कहीं यूपी टेट देंगे, आप बीएड करेंगे, उसके बाद आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम भी देंगे, तब कहीं जाके आप क्वालिफाई करेंगे। तो मैं अभिभावकों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप अपने मन में सोच के देखिए कि एक वो अध्यापक, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, मैं उनको कुछ लो फील करा रही हूँ, नहीं, एक अध्यापक जो 10 एग्जाम देने के बाद तब उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा या वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट होगा। सोच के देखिए, आपको बच्चे को मार्केट का प्रोडक्ट नहीं बनाना है कि आप चमक धमक से प्रभावित हो जाएं, आप क्वालिटी देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन की क्या है। आप जहां अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या वहां आसपास आपको पूरे उस स्कूल के स्टाफ में कोई एक व्यक्तित्व ऐसा दिखाई दिया कि जो व्यक्तित्व आपके बच्चे को प्रभावित कर सके और बच्चा ये कह सके कि मैं इसके जैसा बनूंगा। हमारे टाइम पे ये चीज़ें होती थी कि हमें अभी भी अपने टीचर्स के नाम याद हैं, सबका सब कुछ पता है कि उन्होंने अगर ये नहीं किया होता तो आज हम ये नहीं होते, उस टीचर ने अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तो। पर अब वो सब ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म है, तो रिज़ल्ट भी सब सामने ही है। बस स्टूडेंट्स भी मैंने बच्चों को देखा है, वो टीचर्स की इज्जत नहीं करते, टीचर्स की भी गलती है, ये बात बिल्कुल सही है। सिखाने की जगह वो भी मुझे नहीं लगता हम भी उस अंधी दौड़ का ही हिस्सा बने हुए हैं कि हम भी सिर्फ एजुकेशन करके हमने भी सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने का ही साधन लिया, जीवन को सही तरीके से जीना कैसे है, वो नहीं, ईमानदारी से कैसे जिया जाए, नहीं, वो नहीं। और पेरेंट्स को भी लगता है भाई हम पढ़ाने भेजें, प्लीज़ मेरे बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे नंबर आने चाहिए, बाकी हम हैं घर पे बैठे। बस बस वही दिक्कत हो रही है। है। तो वो संस्कार ना तो घर से मिल पा रहे हैं, ना स्कूल और ना स्कूल से मिल पा रहे हैं। अपने देश में गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था थी, अब वो पद्धति वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, बट उम्मीद करते हैं कि नहीं, आएगी और उसके कुछ ग्लिम्सेस हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी मिल रहे हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर होकर अगर जाएंगे तो फिर जरा से हवा के झोंके से उड़ जाएंगे। जड़ों से जुड़ा रहना मजबूती से जरूरी है। और हम ये कहें कि युवा टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहा या समाज टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहा, मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि हम शिक्षकों को भी अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि हम गुरु बन रहे हैं, हम क्या वास्तव में गुरु बन रहे हैं।
सही बात है। या हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसको वॉमिट आउट क्लासरूम में कर रहे हैं। सिखाया वो नहीं जाता जो बोला जाता है, और ताली एक हाथ से नहीं बच्चा सीखता वो है जो आपको करते हुए देख रहा है। देखता है। आप देख लीजिए, जो टीचर अपनी क्लास में रेगुलर है उसकी क्लास के बच्चे भी रेगुलर होंगे। ठीक बात है। जो टीचर रेगुलर नहीं है उसके बच्चे भी इर्रेगुलर होंगे। जो छोटा बच्चा है वो अपने माँ बाप से ज़्यादा टीचर को एडमायर करता है। आपके घर में तो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, अगर टीचर ने गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो बच्चा लड़ पड़ेगा, नहीं मम्मी मैडम ने कहा है, मैडम ने सही कहा है। तो बच्चा जब बचपन में इतना अच्छा वो है तो बड़ा होते होते ऐसा क्या हो गया कि वो माँ बाप के हाथों से भी निकल गया और शिक्षकों के हाथों से भी निकलता चला गया। तो हम शिक्षकों को भी ये देखने की आवश्यकता है कि जैसे शिक्षक हमें मिले थे, क्या हम अपने छात्रों के लिए वैसे शिक्षक बन पा रहे हैं? हमारे शिक्षक कैसे होते थे? बेशक वो हमें मारते थे, बेशक डांटते थे, लेकिन वो भी जरूरी था, कुछ हद तक वो भी जरूरी था और उसकी भी आवश्यकता थी। कहा है ना, शिष्य कुम्हार, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़त को खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर करे चोट। तो वो हमें बनना पड़ेगा। शिक्षक को भी ये लाइन भूल चुके हैं सभी लोग, भूल चुके हैं सब। इसी के साथ फिर हम बात करते हैं कि हम तो उस संस्कृति के हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे यहाँ तो शिक्षक को माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और ये भी बात तय है कि जब भी समाज में कोई परिवर्तन आया है वो शिक्षकों के थ्रू ही आया है। चाहे चाणक्य की बात कर लें, चाहे आज के समाज की बात कर लें। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो समाज को, देश को, विश्व को अगर सही रास्ते पर ले जाना है तो वो रास्ता शिक्षा के माध्यम से, क्लासरूम के जरिए ही निकलेगा। वहीं से बच्चों को सिखाया जाएगा कि अच्छे संस्कार क्या होते हैं। और वो मैं तब सिखा पाऊंगी जब मैं उनको उदाहरण के तौर पर सिर्फ रामचंद्र जी ना रह जाएं, सिर्फ विवेकानंद जी ना रह जाएं और सिर्फ झांसी की रानी ना रह जाएं। अब हमें आज के परिप्रेक्ष्य में से उदाहरण देखकर बताने पड़ेंगे। हमें घर में उदाहरण बनना पड़ेगा, हमें विद्यालयों में उदाहरण बनना पड़ेगा उन बच्चों के लिए, जो वो बच्चे देख पाएँ कि मुझे तो ऐसा बनना है। लेकिन अफसोस हमारे खुद के उदाहरण क्या है? एक छोटी सी सोच है, अगर आप अपना कुछ काम शुरू करती हैं और आपको अपना इनॉग्रेशन कराना है जी, और किसी ने कह दिया कि मेरी सेटिंग है, मैं अमिताभ बच्चन को बुला दूँ, तो आपके तो बल्ले बल्ले। या मैं ऋतिक रोशन को बुला दूँ या शाहरुख, मतलब कुछ भी, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सिंबलाइज कर रही हूँ, नहीं मैं समझ गई। हाँ। लेकिन किसी पॉलिटिशियन को बुला दूँ। अगर हम ये शुरू कर दें कि मैंने कोई काम शुरू किया है और मैं उसका इनॉग्रेशन किसी अच्छे शिक्षक के हाथ से कराऊंगा, या मैं उसका इनॉग्रेशन किसी रिटायर्ड फौजी से कराऊंगा, या मैं उसका इनॉग्रेशन उस परिवार से कराऊंगा जिन्होंने अपना बेटा या बेटी बॉर्डर पर भेज दिया, तो क्या संस्कार नहीं जाएंगे मेरे बच्चे में? सही बात है। लेकिन हम एडमायर किसको कर रहे हैं? हमारे आइकन क्या बने हुए हैं? सोच ही नहीं वहां तक पहुंच रही। हमने क्या आइकन, क्या आइडल बना रखे हैं? हमारी सारी लड़कियां जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हैं, लड़के जो हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। तो युवा जा कहाँ रहा है? हम उनको दे कहाँ रहे हैं कि फॉलो किन्हें करना है? तो ये एक छोटी छोटी सोच, एक छोटी छोटी पहल अगर हम अपने निजी स्तर पर शुरू कर दें कि हम देश के फौजियों को, देश के शिक्षकों को, देश के डॉक्टरों को जो वास्तव में सही काम कर रहे हैं, उनको अगर हम रिकॉग्निशन देना शुरू कर दें, उनको एडमायर करना शुरू कर दें, पहले खुद करें, फिर अपने बच्चों के सामने उनका उदाहरण प्रस्तुत करें। हम सिर्फ कोई शहीद हो गया तो 2 दिन टीवी पर सुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। उन शहीदों के घर तक कोई कोई पहुंचता ही नहीं है। उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको हम नहीं जानते, हम नहीं देखते। तो हमें बदलाव अपने से ही लाना पड़ेगा। और फिर से इसी बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ, समाज को, सरकारों को समझना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो भी क्लासरूम से ही रुकेगी, फैमिली वार्मिंग रोक नहीं है तो भी क्लासरूम से ही रुकेगी, करप्शन खत्म करना है वो भी क्लासरूम से ही होगा, ईमानदार नागरिक बनाने हैं वो भी क्लासरूम में ही बनेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए।
पिछले कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं, हर बजट में उम्मीद होती है कि शिक्षा कुछ बढ़ेगी, शिक्षा का बजट बढ़ेगा। सोच के देखिए शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही हैं सरकारें, और जितना तय करती हैं उतना भी नहीं कर पाती, उतना भी नहीं कर पाती, जबकि शिक्षा जैसे क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बजट होना चाहिए। अगर शिक्षा के ऊपर आपने पैसा खर्च कर लिया तो आपको ना तो युद्ध की तैयारी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना आपको जेलों के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना आपको कोर्ट के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप अच्छे नागरिक, क्लासरूम में एक बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल में एंटर हुआ और लगभग 25 साल, अपनी लाइफ के 20 साल हर एक व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम को दे रहा है। उस 20 साल में क्या बनकर वो निकल रहा है वहाँ से, इसके ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। और उस देश के भविष्य को जो क्लासरूम में बन रहा है, उसके लिए शिक्षा बजट कितना है, उसके लिए हमारी सरकारें कितनी कंसर्न है, हमारे अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। और हम खुद कितना ध्यान दे रहे हैं। सही बात है, पहले अपने विधायकों को बदलो, पढ़ाई लिखाई कराओ उनकी। आम जनता ऐसे ही सोचती है, मैं सच बताऊं, आम जनता ऐसे ही सोचती है कि पढ़े लिखे हो, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, अगर मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, मैं सोच ही नहीं सकती उस लेवल पे। असल में मेरा जीवन सिर्फ उसी में चला जाएगा, वो रोड बनाने का पैसा है जी, वो इसका पैसा है, वो उसका पैसा है। ये असल में शिक्षित होने का अर्थ हमने अलग लगा लिया। हमने शिक्षित होने का अर्थ ये ले लिया कि मैं बड़े से बड़े पैकेज की नौकरी ले लूँ, बस बस बस। जबकि शिक्षित होने का अर्थ था समझदार भी होना। समझदारी कहीं दूर रह गई बहुत। और दूसरे समाज में, पेरेंट्स में ये बैठ गया कि जितने महंगे से महंगे स्कूल में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा उतना शायद मेरा बच्चा अच्छा निकलेगा। जबकि सोच कर देखिए कि सरकारी स्कूल से पढ़ा बच्चा फौजी भी है, सरकारी स्कूल से पढ़ा बच्चा ओलंपिक में मेडल भी ला रहा है, सरकारी स्कूल से पढ़ा बच्चा IAS भी बन रहा है। और जितने आपके ये बड़े बड़े स्कूल हैं, आप बताइए इनमें से कितने बच्चे आर्मी में जा रहे हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर होती है। क्यों नहीं नोएडा और दिल्ली से निकल रहे हैं भाई? क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिन सरकारी स्कूलों में बैठने को टाट पट्टी है, क्योंकि संघर्ष करना सीख रहे हैं, और फिर भी सरकारें, चाहे वो बिहार की है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, चाहे कहीं की भी है, वो शिक्षा व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकार हो बेसिकली सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाना चाहती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि नागरिक पढ़े लिखे होकर उनसे क्वेश्चन पूछ सके। मैंने आपको बताया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सरकारों को दहाड़ पसंद नहीं आएगा। सरकारों को यस सर जी हजूरी पसंद है। तो अभी भी हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को लाकर सिर्फ क्लरिकल ग्रेड पैदा कर रहे हैं। हम अपनी एनालिटिकल पावर बच्चा पैदा कर सके, सोचने समझने की शक्ति कर सके, रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाला कैसे बना जाए ये सीख सके। चलिए, इन सारी बातों के साथ अपना ये पॉडकास्ट आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिस संस्था के साथ काम कर रही हैं, जो संस्था आपने बनाई है, इतनी उम्मीदों, इतनी अच्छी सोच के साथ वो एक अच्छा काम करें। और मैं कभी इस चीज़ का पार्ट बन सकती हूँ, आपको लगे अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, कुछ भी छोटी सी, मैं बहुत ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं ला पा रही दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बहुत कुछ करने की। तो आप मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा। और मैं अपने व्यूअर से भी बोलूँगी कि जितना हो सके आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ें जहाँ से हमारा बेसिक सिस्टम चेंज हो सकता है। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो यहाँ पे आके मुझसे अपने व्यूज शेयर करके, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और ये मौका आपने दिया कि सबसे पहली बात तो आपको सैल्यूट कि आप समाज में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। और इतना अच्छा मुद्दा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों को अभिभावकों तक हम पहुंचा सकें। और ये चीज़ अभिभावकों तक पहुंचे कि गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन जैसी संस्था है जो आपकी मदद कर सकती है। और मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी और व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी
कि अभी फरवरी चल रहा है और हम बस प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर से बुक एक्सचेंज फेयर हम लगाएंगे और अलग अलग लोकेशन पर लगाएंगे। और जब भी आप लगाएं आप मुझे बताएं, मैं ये पूरा बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप जरूर उसका हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और उसमें हम एक चीज़ और करते हैं साथ साथ कि जैसे आपके बच्चे की यूनिफॉर्म छोटी हो गई तो वो यूनिफॉर्म आप वहाँ डोनेट कर दें, शूज़ है, वाटर बोतल है, बैग है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके ये काम आ जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये बताते हुए आप सभी को अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपकी अपनी गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वां निःशुल्क बुक एक्सचेंज मेला लगाने जा रही है, जिसका पहला चरण 22 और 23 मार्च को शास्त्री नगर के लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम में राज गैस एजेंसी के पास लगेगा। आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप सभी भारी संख्या में आकर अपने बच्चों की किताबें एक्सचेंज करें। वहाँ बुक फेयर में आपको कंपटीशन की बुक्स भी मिलेंगी, आपके बच्चों को तैयारी करने के लिए भी किताबें मिलेंगी। इसी बुक एक्सचेंज मेले का दूसरा चरण डेल्टा कॉलोनी सूर्यनगर में लगेगा, जो कि 30 मार्च को लगेगा। फिर से आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों को लेकर वहां आइए और किताबें एक्सचेंज कीजिए और नई किताब कॉपियों को बनने में जो पेड़ों की कटाई होती है उसको रोकिए, जिससे हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का इस बुक एक्सचेंज मेले में बहुत बहुत स्वागत।